कक्षा 10वीं अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित न्यू पैटर्न 2023-24 में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। कुछ प्रश्नावलियाँ हैं जो हट गई है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 समझाने वाला हूँ। प्रश्नावली 1.1 में क्या पूछा गया है उससे हम समझेंगे। देखो, प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, ये हमारे सामने प्रश्न क्रमांक पहला है। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। ये हमें कुछ संख्याएं दे रखी है, इसमें 5 सवाल है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ बेसिक समझाता हूँ, उस बेसिक को समझना, उसके बाद ही ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिक क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं सम संख्या। क्या लेते हैं? सम संख्या। क्या आती है सम संख्या? देखो, पूरा ध्यान समझना, फिर ही समझ में आएगा क्या मैंने कंटेंट बनाया है, ठीक है ना। देखो, सम संख्या किसे कहते हैं? जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8। जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, ठीक। उसके बाद आती है विषम संख्या। क्या आती है? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिनका इकाई अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9। जिनका इकाई अंक, जिन संख्या का इकाई अंक क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या किन्हें कहते हैं? जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, ठीक। समझ गए इतना? अब उसके बाद आती है अभाज्य संख्या, सबसे ज़रूरी जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या। ये 3 संख्याएं मैं आपको समझाऊंगा, और ये 3 संख्याएं मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ इस वीडियो में, ये आप आगे चल के समझ जाएंगे। क्या पूछा गया है प्रश्न में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मैंने क्या लिखा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्याएं जिनमें किसी का भी भाग ना जाए, एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए। वे संख्याएं जिनमें सिर्फ एक का भाग जाए या फिर स्वयं से भाग जाए, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देखो, अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ मैं सिर्फ 25 तक की। कितनी संख्याएं? 25 तक की अभाज्य संख्याओं की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। बाकी सभी सम संख्याएं क्या होती है? भाज्य होती है। लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। क्यों? क्योंकि 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 11, 13, 17, 19 और 23। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये 25 तक की अभाज्य संख्या है। ये आपको याद होना चाहिए मुखाग्र। किसे याद होना चाहिए आपको? कि कोई भी कहीं से भी उठा के पूछ ले कि 25 तक की अभाज्य संख्या है, तो आप फटाक से बोलो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। अब उसके बाद हमें सीखना है अभाज्य संख्याओं के विभाज्यता के नियम, सिर्फ इन 3 संख्याओं के। कितनी संख्याओं के? 2 का, 3 का और 5 का। 2, 3 और 5 का हमें विभाज्यता का नियम सीखना है। वो आपको 6ठी क्लास में होगा, आपने सीखा होगा। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्या है 2 का विभाज्यता नियम। 2 का नियम क्या कहता है? जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक सम होता है, वह संख्याएं दो से विभाजित होती है। जिसका भी इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो। अभी बताया मैंने सम संख्या कौन सी? 0, 2, 4, 6, 8। ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं।
और जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो, वो सभी संख्याएं किससे 2 से विभाज्य होती है। देखो उदाहरण में लिखते हैं अपन 2, 4, 6, 8, 10, 212, 326, 988। ऐसे इकाई अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब इकाई अंक क्या होना चाहिए 2, 4, 6, 8 और 0। ये अगर इकाई अंक है तो वो सभी संख्याएं किससे विभाजित होती है, 2 से विभाजित हो जाती हैं। उसके बाद लेते हैं हम 3 से विभाजित का नियम। 3 का नियम क्या कहता है, देखो 3 का नियम कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग क्या है, संख्या के अंकों का योग किससे, 3 से विभाज्य होना चाहिए। 3 से विभाज्य होता है वह संख्या 3 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है। देखो उदाहरण 3 का टेबल लिखते हैं। 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 333, 363। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे उसका आपको क्या करना है, टोटल करना है। देखो ये 3 तो आपको पता है, 1 और 2 का टोटल कितना होगा, 3, 3 से विभाज्य हो जाएगा। 5 और 1 6 कितना हो जाएगा, 15 में क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 3 से विभाजित हो जाएगा। 18 में 8 और 1 9, 9 3 से विभाजित हो जाएगा। 21 में 2 और 1 3, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 3 6 3 9, इनको जोड़ेंगे 9 आएगा, ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी, ये भी 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 3 6 3 9 3 12, 12 3 से विभाजित हो जाता है। आपको क्या करना है, अंकों का योग करना है, और अगर उस अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक, अब लेते हैं हम 5, क्या 5 से विभाजित नियम। 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक 0 और 5, सॉरी 0 और नहीं लिखेंगे, अथवा लिखेंगे, 0 अथवा 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो इकाई अंक 0 हो या फिर इकाई अंक 5 हो, तो वो संख्या किससे 5 से विभाजित होती है। देखो उदाहरण क्या आएगा, 10, 15, 20, 345, 675, 7 600। ये सभी संख्याएं क्या है, 3 से विभाजित है। क्यों, क्योंकि इनका इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अब देखो हम करेंगे प्रश्न का पहला सवाल, प्रश्नावली 1.1 का। अब आपको समझ में आएगा, अब आप कभी नहीं भूलोगे, ना परीक्षा में और ना ही भविष्य में कभी भूल पाओगे इस सवालों को। देखो कैसे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ने के लिए हमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड ही लिखना है। तो हम सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखेंगे। क्या है, अभाज्य संख्या सबसे छोटी लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। मैंने क्या लिखा था, सिर्फ 25 तक याद होना चाहिए। कितना, 25 तक, 17, 19 और 23। आगे भी आती है लेकिन इतना याद होना चाहिए आपको। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। और प्रश्न पूछा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, किसके, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो पहला सवाल लेते हैं 140। 140 के लिखेंगे, इसे इस प्रकार से लिखना है। ठीक, 140। अब देखना है, सबसे पहले हमें करना है 2 से। अगर 2 से भाग नहीं जा रहा है तो 3 से, 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से, 5 से नहीं जा रहा है तो 7 से, 7 से नहीं जा रहा है तो 9 से, 9 से नहीं जाता है तो 11 से, 11 से नहीं जाता है 13 से। इस प्रकार से बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 5 ले लो, पहले 9, सॉरी 9 नहीं आएगा इसमें, 9 गलत लिखा गया मैंने आपसे ना, 9 नहीं आएगा। क्या आएगा, 7 से, 11 से। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट 13 से ले लो, 17 से ले लो, है ना। सबसे पहले शुरुआत किससे करना है, 2 से, और इन्हीं संख्याओं से लेना है। यही अभाज्य संख्या है। इनके अलावा कोई और संख्या लोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा।
सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। अभी बताया मैंने 2 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक सम होना चाहिए। इसका इकाई अंक क्या है, 0। इकाई अंक 0 सम है तो ये 2 से भाग चल जाएगा। इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, 2। यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे क्या आएगा, इसमें भाग देने पर जो भागफल आता है वो लिखा आएगा। क्या आएगा, भागफल। ठीक, भागफल लिखना है। देखो 2 का 1 में भाग नहीं जाता है तो हम 14 लेंगे। 2 का पढ़ा लो, 14 कितनी बार हमारा 7 बार में, 2 7 14, 0 ऐसे कैसे उतार दो, फिर 0 है, सम है, फिर 2 से करेंगे। 2 का 7 कितना, 2 का पढ़ा लो 7 से आगे नहीं जा, 2 को 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चुक 8 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार तो कितना रहा, 3 बार में 6 रहा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। देखो 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। 1 के बाद आप उतारेंगे क्या, 0, तो कितना हो जाएगा, 10। 2 का पढ़ा 10 कितनी बार मारा है, 5 बार में, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5, 2 5 10, 35। अब देखो मैंने बताया था 3 से चेक करेंगे, 2 के बाद किससे, 3 से चेक करेंगे। अब यहीं पे चेक हो जाएगा, मैंने आपको बेसिक समझाया ना उस प्रकार से। किसे, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 5 8, 8 से 3 8 से विभाजित हो रहा है, सॉरी 3 से 8 विभाजित हो रहा है, नहीं, तो 35 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद लेते हैं इकाई अंक 5 है तो 5 से हो जाएगा, फिर किससे करेंगे, 5 से। 5 का 35 में देंगे कितना बन जाएगा, 7 बार में। अगर यहाँ पे अभाज्य संख्या है तो उसका उसी से करना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, 7 का 7 से कर दो। ठीक, अभाज्य संख्या आ जाए तो उसका उस अभाज्य संख्या से ही कर देना है। अगर ये एक ना आ जाए जब तक आपको हल करना है। समझिए कितना आसान होगा। अगर बेसिक नहीं पढ़ते तो ये समझ में नहीं आता। समझ गए ना कैसे करना है। अब हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। ये कितना आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। 2 कितनी बार है, 2 बार। अगर गुणे में संख्या होती है तो जितनी बार होती है उतनी घात लग जाती है। 2 बार गुणे में तो इसकी घात कितनी जाएगी, 2। घात को छोटा सा लिखते हैं, आधार को बड़ा। ये आधार है और ये घात है। गुणित क्या लिखेंगे, 5 गुणित 7। समझ गए, कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसान था। अब लेते 156, किससे करेंगे, 2 से। 2 से करेंगे तो 2 का भाग जाता है 6 में, इकाई अंक सम है। ठीक, तो अपन किससे कर लेंगे इसमें, 2 से। 2 का भाग 2 1 में नहीं जाता है, 15 में लेंगे। 2 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 से 14 और 2 8 16। देखो ये कैसे आता है, ये भी सिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे है 156, 156 में हम भाग देंगे किसका, 2 का। देखो 1 में नहीं जाता है, 15 में लेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 से 14। कितना बचा, 1, क्या उतरा, 6। 2 का 8 बार में कितना आएगा, 16। कितना बचा, 0। अब ये आपको दिमाग में हल करना है। कैसे, दिमाग में हल करना सीखो, मन से, कलम और पेन से। देखो कैसे, 2 का 1 में नहीं जाता है, छोड़ो, 15 लो। 2 का टेबल लेना है, 15 से आगे ना जाए, तो 2 से 14, 7 लिख दिया। अब 15 में से 14 का कितना बचा, 1, 1 बचा। 1 के आगे 6 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, फिर 2 8 16। अब इसी प्रकार से हम इसे करना है। देखो 8 है, क्या है, 8 सम संख्या है, 2 से चला जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। 2 का 7 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 3 6, 3 बार में कितना आ गया, 6, 3 लिख दिया यहाँ से। अब 7 में से 6 गया तो 1 बच गया शेष, 1 शेष बच गया तो ये कितना होगा, 18। 2 का टेबल लो, 18 से आगे नहीं जाए तो दूना 18, 9 बार में 18। अब देखो मैंने बताया था, अब 2 के बाद ये विषम संख्या आ गई, तब 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करेंगे, इनको जोड़ो, 9 और 3 कितना हो गए, 12। 12 में 3 के चला जाता है, तो हम किससे करेंगे अब इसमें, 3 से। 3 का 3 में कितनी बार में, 1 बार में, फिर 3 का 9 में कितना होगा, 3 3 9। 13 अभाज्य संख्या आ गई, फटाक से 13 से कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 13 एकम 13। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, देखो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। वापिस से 2 कितनी बार है, गुणे में 2 बार है, तो इसकी घात क्या लिख देंगे हम, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। इन सबका गुणा करेंगे ना तो वापिस यही संख्या जाएगी। समझ गए इतना। अब देखो 3825, तीसरा सवाल क्या है, विषम संख्या है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करते हैं, इन्हें जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 से चला जाता है, इसमें किस संख्या से भाग चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 लिखेंगे। अब आपको दिमाग में हल करना है भाग। देखो कैसे, 3 का 1 3 में दिया 1 बार में, अब उतरा 8, 3 का पढ़ा लो, 8 से आगे नहीं जाए, 3 को 3 3 दूनी 6, 2 बार में कितना रहा है, 6। अब 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 2 के आगे हमने 2 उतार लिया, 22 हो गया। अब 3 का टेबल लेंगे, 22 से आगे ना जाए तो कितना जाएगा, 3 7 21।
1 बच गया, हो गए 15, 3 बचे 15। अब वापस इसमें 3 से जाएगा कि नहीं चेक करेंगे। देखो इन्हें जोड़ो, 2 और 1 3 और 7 5 12, 12 और 3 कितने होंगे 15, चला जाएगा। 3 से करेंगे, 1 में नहीं जा रहा है, 12 ले लो, तो 3 चुके 12, 7 में से आगे नहीं जाना चाहिए, 3 का टेबल, 3 दूनी 6, 2 बार में 6 आ गया, कितना बचा 1, हो गए 15, उत्तर है 5, तो कितने का 3 बचे 15। वापस करेंगे, 3 से चेक करेंगे जाएगा कि नहीं, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें 425 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब किससे लेना, एक अंक 5 है तो 5 से। देखो 4 में नहीं जाता है, 42 में लेंगे, तो 4 42 में लेंगे, 5 का टेबल 42 से आगे नहीं जाए, 15 40, 8 बार में कितना आएगा 40, 2 बचा, 2 बचा, उत्तर है 5, हो गए 25, पचम 25, कितना आ गया 25। अब हम क्या लिखेंगे 5, ये कहीं अंक 5 है ना, 5 से लेंगे, 5 का पहाड़ा 8 से आगे नहीं जाए, 5 एकम 5, एक बार में कितना गया 5। अब क्या बचा, 8 में से 5 गए 3, उत्तर है 5, 3 के आगे 5 उतरेंगे तो 35 हो जाएगा, 5 7 35। अब अभाज्य संख्या आ गई, डायरेक्ट सत्यास कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 3825 के हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। क्या क्या गए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणित 5 गुणित 17। ठीक, अब देखो क्या लिखेंगे, 3 की घात 2 है, 3 गुणा में 2 बार है, 3 की घात 2, 5 भी गुणे में 2 बार है, 5 की घात 2 और 17। ऐसा याद करो कि कभी ना भूलो, है ना, जैसे हर कुछ मत करो। अब है 5005, कौन सा, चौथा, 5005। देखो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 और 5 10 होता है, इकाई अंक 5 है, 5 से करो, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, ये 0 और ये भी 0, फिर 5 एकम 5। अब ये संख्या है, देखो 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देखते हैं, 7 से भाग ही देना है, डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। 7 एकम 7, कितने बचे 3, हो गए 30, 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28, बचे 2, हो गए 21, हाँ 7 से चले जाएगा, 7 से भाग देंगे, 1 में नहीं जा रहा है, 10 में देंगे, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गए, कितने बचे 3, 3 के आगे 0 उतरा, 30 हो गया, 7 का पढ़ा लो, 30 से आगे नहीं जाए, तो 7 चौक 28, कितनी बार बचा 2 बचा, 2 के आगे 1 उतारेंगे, कितना जाएगा 21, तो कितना आएगा 17 21। अब 7 से नहीं जाएगा इसमें, तो किससे लेंगे 11 से। देखो 11 एकम 11, 14 में लिया ना, 11 एकम 11, 11 में से 14 गए, 14 में से 11 गए तो 3 बचे, हो गए 33, 11 33, 13 अभाज्य संख्या, 13 से ले लो, 13 एकम 13। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या गए, 5 7 11 और 13। 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या गए, 5 7 11 और 13, इसमें कोई भी 2 बार नहीं, घात नहीं चढ़ेगी। लास्ट क्वेश्चन है 7429, क्या है पाँचवा, 7429। अब देखो 2 से चेक करेंगे, विषम संख्या 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे, सबको जोड़ो, 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 में 3 का नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाएगा, इकाई अंक 9 है, 5 0 नहीं है, तो 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देखेंगे, 7 एकम 7, 7 छंगी 42 और 9 बचा, नहीं जाएगा 7 से भी। 11 से करके देखेंगे, 11 चौक 44, 11 5 55, 11 6 66, कितना बचा 8 82, फिर 11 से 77 नहीं जाएगा 11 से। 13 से करके देखेंगे, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 छंगा 78 ज़्यादा हो जाएगा, 13 5 65, 5 और 4 9, कितने बचे 9 92, 13 7 91, 19 नहीं जाएगा। 17 से करके देंगे, देखो 17 चौक 68, कितने बचे 6 62 हो गए, 17 34 77 51, 17 7 119, 17 से चल जाएगा। अब देखना 17 का भाग कैसे दूंगा मैं, ध्यान समझना, 7 में नहीं जा रहा है, 74 में लेंगे, तो 17 7 119 होता है, सॉरी 17 चौक 68, कितना है 74 में से 68 गया, कितना बचा 4 और 2 6 बचे, कितने बचे 6, क्या उतरा 2 62। अब 17 का 62 में आगे नहीं जाए, तो 17 3 51, 3 बार में कितना आएगा 51, 2 में से एक गया 1, यहाँ पे भी 1, क्या उतरा 9, 17 7 119 होता है, 17 7 119, ये रफ है ना, समझ गए। अब देखो यहाँ तक इसमें किससे देना है भाग,
तो 17 तक की संख्याओं से नहीं जा रहा था। अब 17 के बाद अभाज्य संख्या लेना कौन सी, 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 19। 19 से लेंगे इसमें, 19 दूनी 38, 43 में 38 गए, 5 बचे, हो गए 57, 19 या 57। 23 अभाज्य संख्या, 23 से कर लो, 23 से कम 23, समझ गए। अब इसका क्या जाएगा, 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17, 19 और 23। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक पहला पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे, समझ गए। अब लेते हैं हम इसी का दूसरा सवाल। देखो क्या लेते हैं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है। पूर्णांकों के हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है, उसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, संख्या देखेंगे। पहला क्या है, 26 और 91। 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 26 और 91 के। पहला सवाल कर रहे हैं अपन, 26 का 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 6 में कितने बार आएगा, 2 तिया 6। 13 में किससे करेंगे, 13 से कर देंगे, अभाज्य संख्या इसलिए 13 एकम 13। 91 देखो विषम संख्या है, 1 2 से जाएगा नहीं, 3 से 9 और 1 10, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से करके देंगे, 5 से नहीं जाएगा, एक है ना, 7 से करो, कितना 13 7 91 होता है। फिर 13 से करेंगे, 13 एकम 13। देखो क्या आएगा, ध्यान समझना। पहले हम लिखेंगे 26 का क्या आया, 2 गुणित 13। 91 का लिखेंगे हम 7 गुणित 13। LCM और HCF दो चीज़ ज्ञात करनी है हमें, LCM और HCF। देखो इन दोनों में जो कॉमन होता है वो क्या होता है, HCF होता है। क्या होता है, HCF। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है, 26 और 11 के अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होता है उसे कहते हैं HCF। तो HCF कितना जाएगा, 13। LCM, अब ध्यान समझना, LCM में हमें सभी संख्या लिखनी है लेकिन कोई सी भी संख्या को रिपीट नहीं करना है, ठीक। 2 लिखेंगे, पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, 2 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर ये 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम 13 लिख चुके हैं, ठीक। इतनी संख्याएं, इनका गुणा कर दो। अब देखो 7 दूनी 14, 14 और 13 का गुणा करेंगे, है ना। तो 14 और 13 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 14 या 42, हासिल 4, 14 4 18, 182। LCM क्या गया, 182। HCF क्या गया, 13। अब LCM और HCF क्या होता है, देखो LCM होता है लघुत्तम समापवर्तक लासा, हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लासा। LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब इसका मतलब क्या है LCM का, कि 26 और 91 इन दोनों संख्याओं से भाग जाने वाली संख्या है 182, सबसे छोटी। 26 और 91 से भाग, इन दोनों संख्याओं से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या है 182। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उल्टा करो, 13 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 26 और 91 दोनों में भाग जाता है। 26 में भाग जाता है 13 का और 91 में भाग जाता है 13 का। तो ये होता है LCM और HCF। LCM लघुत्तम समापवर्तक, HCF महत्तम समापवर्तक, ठीक। LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो ये जांच भी कर लेते हैं, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणित HCF। दो संख्याएं कौन सी है, 26 और 91। 26 और 91 का गुणा करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का गुणा करो, बराबर
एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो। एलसीएम क्या है 182 और एचसीएफ क्या है 13। अगर हम इनका गुणा करते हैं तो उस बराबर संख्या आती है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं और जो दो संख्या का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला उन दोनों का गुणा करते हैं तो संख्या क्या होती है बराबर आती है। इनका गुणा कर लो। 13 का गुणा करेंगे 2 में, देखो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2। 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106, 106 का 6 हासिल 10। 13 और 10 कितना हो गए 23 66। इन दोनों गुणा करने पर कितना आएगा 23 66 आएगा। तो ये अपना पहला सवाल खत्म। समझ गए, कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसान था। अब लेते 510 और 92 दो। 510 के बाजू गुणन कर निकलेंगे सबसे पहले और 92 के बाजू गुणन कर निकलेंगे। इकाई अंक सम है, किससे करेंगे 2 से। 2 का टेबल दो, 5 से आगे नहीं जाए तो 2 दूनी 4, एक बचे हो गए 11, 5 में 4 गए थे, एक का आगे उतरा 1 तो 11 हो गए, 2 पंजे 10, फिर एक बचा हो गए 10, 2 पंजे 10। अब विषम संख्या आ गई, 3 से चेक करेंगे, 3 से जाकर नहीं, 5 5 10 और 2 12, इनका योग कितना रहा 12, 12 में 3 का जाता है चला जाता है, तो इसमें किससे करेंगे 3 से। 3 का 2 बन जाता 25 में लो, 3 8 है 24, 8 बार में कितना रहा 24, एक बचा उतरे 5 हो गए 15, 3 बचे 15। ठीक, अब पीछे से इकाई अंक 5 है, 8 और 5 13, 3 से जाएगा नहीं, अब 5 से करेंगे, 5 का भाग देंगे 8 में, 5 एकम 5, कितने बचे 3 हो गए 35, 5 7 17 से करेंगे अब इसमें तो क्या जाएगा 17 एकम 17। समझ गए। अब 92 में करेंगे, देखो इकाई अंक सम 2 से करो, 2 का 9 में करेंगे, 2 चूक है 8, 4 बार में 8 आ गया, 9 में से 8 गए, एक बचे हो गए 12, तो कितना होगा 2 छंगे 12। फिर 2 से करेंगे, 2 का 4 में कितना होगा 2 दूनी 4, 3 में करेंगे 2 तिया 6, 23 का 23 से कर दो, अभाज्य संख्या 23 एकम 23 2। अब हमें क्या निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले तो हम 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। 92 के लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 23 दो। पहले लिखेंगे एलसीएम फिर आगा एचसीएफ दो। एलसीएम लिखना है हमें यहाँ से, सभी संख्या लिखना है, कोई सी संख्या रिपीट नहीं करनी है। 2 लिखा, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर देखो 2 लिख दिया, लेकिन यहाँ 2 2 बार है तो एक बार तो लिखना पड़ेगा, गुणित 23। इन सब का गुणा करेंगे। ठीक, इन सब का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 का 2 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 60, 60 का गुणा करना है 17 में और 23 में, तो पहले इन दोनों गुणा कर लेते 17 और 23 का। 17 का 3 में क्या 17 51 का 1 हासिल 5। ठीक, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हुआ 39। अब 60 का गुणा करना आसान है, 60 का गुणा मत करना, सिर्फ 6 का, 0 लगाई 6 का गुणा करेंगे 391 में, 6 का गुणा 9 1 से करना है एक अंक से, 6 कम 6, 6 नम 54 का 4 हासिल 5, 6 थे 18, 18 और 5 कितना हो गए 23, 23 460 क्या आ गया एलसीएम आ गया, 23 460 कितना होगा एलसीएम। एचसीएफ दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, सिर्फ 2 ही है, तो एचसीएफ कितना आ गया 2, एलसीएम कितना आ गया 23 460, एचसीएफ कितना आ गया 2 2। अब हमें क्या निकालना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। क्या लिखेंगे, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। दो संख्याएं कौन सी है 510 और 92, एलसीएम क्या आया 23 460, एचसीएफ कितना आया 2। इनका गुणा कर लेंगे 2 का, 0 में 0, 2 का 6 में हुआ 12 हासिल 1, 2 चौका 8 रख 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इनका गुणा करेंगे तो वही आएगा 46 920। ये अपना कौन सा प्रश्न क्रमांक दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रहेगी, बहुत ही आसान सवाल था। अब लेते हैं लास्ट सवाल, तीसरा सवाल।
तीसरा सवाल है 336 और 54। 336 और 54। 336 इकाई अंक सम है 2 से करेंगे, कौन सवाल जवाब नहीं, 2 से करेंगे। 2 का 3 में, 2 एकम 2 एक बार में, कितना बचा 1, हो गए 13, 2 छंग 12, फिर बचे 1, हो गए 16, 2 8 16। इकाई अंक सम है, फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 चुके 8, फिर इकाई अंक सम है 2 से करेंगे, 2 चुक 8, 2 दूनी 4, फिर इकाई अंक सम है 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 21 में 3 से चला जाएगा, 3 से करेंगे, 3 7 21, फिर 7 आबाद संख्या के साथ 7 से कर देंगे 1। 54 में करेंगे 2 से, कितना आएगा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, हो गए 14, 2 7 14, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 3 हम 27, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। समझ गए। अब हम लिखेंगे 336 के आबाद जुड़न का। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 गुणित, फिर क्या है 3, फिर क्या है 7, इधर क्या है 54 में 2 3 3 3 3 बार 3। दो अब लिखना है हमें एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, फिर लिखेंगे HCF। देखो एलसीएम लिखना है यहीं से 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 फिर 7, 2 लिख लिया, 3 भी लिख लिया। अब ये 3 2 बार और बच रहा है तो इसे लिखेंगे 3 गुणा, इन सब का गुणा करेंगे, ध्यान समझना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ऐसे मत जोड़ना, गुणा कर रहे हैं, 2 दूनी 4, फिर 4 का 2 में गुणा किया 8, 8 का 2 में किया 16, 16 का 3 में करेंगे 48, तो ये यहाँ तक कितना गया 48। इन तीनों गुणा करेंगे 17 21, 21 से 63, 63 और 48 का गुणा करेंगे। देखो 48 गुणा 63, 3 का 8 में किया 24 हासिल 2, 3 का 4 में किया 12 और 2 14, 6 करेंगे 6 48 का 8 हासिल 4, 6 चुक 24 और 4 28, कितना हुआ 4 8 4 12, 8 9 और 1 10 और 1 3024, कितना गया 3024। एलसीएम कितना आ गया इसका 3024। ठीक है। अब निकालेंगे HCF, क्या निकालेंगे HCF। दो क्या है दोनों में कॉमन, एक तो 2 आ रहा है, दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, और तो कुछ नहीं है, नहीं है, तो क्या जाएगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, कितना जाएगा HCF 6, 2 तिया 6। अब हमें क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF। दो संख्या कौन कौन सी है, 336 और 54, इनका गुणा करेंगे, LCM कितना है 3024 में गुणा करेंगे किसका 6 का, 6 का 24 में गुणा करेंगे, देखो 3024 में 6 चुक 24 हासिल 2, 6 दून 12 2 14 का 4 हासिल 1, 6 का 0 में 0 0 में 1 जोड़ा 1, 6 तिया 18 144, इनका गुणा करेंगे कितना आएगा 18 144। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीनों सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं रही होगी। अब लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक तीसरा। देखो प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। पहला सवाल है 12 15 और 21, यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, क्या 3 संख्या, यहाँ से 100% एक सवाल आता है परीक्षा में। देखो पहला हल करेंगे, पहले 12 का निकलेंगे, 15 का निकलेंगे और 21 का निकलेंगे। अभाज्य गुणनखंड सम संख्या है, 2 से कर लो, 2 छंगे 12, फिर 6 में सम संख्या 2 संगे 2 तिया 6, 3 का 3 से कर लो, 15 में 3 से करेंगे, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 21 में 3 से करेंगे, 3 7 21, 7 एकम 7। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। देखो 12 का क्या है 2 2 और 3, 15 का क्या गए 3 और 5, 21 का क्या गए 3 और 7। दो एलसीएम लिखेंगे पहले। एलसीएम
सभी संख्याएं रिपीट नहीं करना है। 2 गुणित 2 गुणित 3, 3 लिख लिया, फिर 5 लिखेंगे, छोड़ दो, 3 लिख लिया, फिर छोड़ दो, कितना लिखेंगे 7, इनका गुणा कर देंगे। 2 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 का गुणा 7 में करेंगे, 7 अंकी 42, 0। समझ गए। 2 अब निकालेंगे HCF। कॉमन क्या है तीनों में 3, देखो यहाँ पे 3 3 3, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों घनिष्ठ है, तो HCF कितना जाएगा 3 आ जाएगा। इसमें LCM और HCF ही पूछा है, तो LCM होगा 420 और LCM होगा 3। समझ गए। अब लेते हैं दूसरा सवाल, क्या है 17 23 और 29। 17 23 29 अभाज्य संख्या है तीनों, 17 का 17 से कर दो, 23 का 23 से कर दो और 29 का 29 से कर दो। तो 17 का क्या आया 17 गुणित 1, 1 तो सभी में रहता है। 23 का क्या है 23 गुणित 1, 29 का क्या है 29 गुणित 1। ठीक, अब एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम क्या जाएगा 17 गुणित 23 गुणित 29, इनका गुणा कर लेंगे। HCF कितना 1, तीनों घनिष्ठ क्या है 1 है ना, जब गुणा करेंगे तो 17 ते 51 का 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, फिर कितने गुणा करेंगे इसमें 29 का। देखो 391 में 29 का गुणा करेंगे, 9 का 1 में किया 9, 99 की 81 का 1 हासिल 8, 9 ते 27, 27 और 8 कितना हो गया 35। किसे करेंगे अब 2 से, 2 एकम 2, दूना 18 का 8 हासिल 1, 2 ते 6 और 1 7, इन्हें जोड़ देंगे। 9 3 8 5 13, 7 3 10 और 1 11, कितना गए 11 339, 11 339 तो होगा एलसीएम। इससे कितना होगा 1 1। लेते हैं तीसरा सवाल, 8 9 25। दो तीसरा प्रश्न क्या है 8 9 25। 8 में 2 से करेंगे, 2 चुके 8, 4 में 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 1, 3 तिया 9, 3 एकम, ये तो सरल है, 5 चम 25, 5 एकम 5। 2 8 का क्या गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 का क्या गया 3 गुणा 3 गुणा, बस 2 ही है। 25 का क्या गया 5 गुणित 5। 2 एलसीएम लिखेंगे, सभी लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 3 गुणित 3 और 5 गुणित 5, इनका गुणा करो। देखो एक करना है यहाँ पे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यह होगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 100। कैसे किया गुणा, देखो 2 और 5 का किया, इस 2 और 5 का किया, तो ये 10 और 10 कितने हुए 100, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 कितने हुए 100। इन तीन संख्या में से इनका गुणा कर लिया, 3 तिया 9, 2 दूनी 18, 1800। ठीक, अब निकालेंगे क्या एलसीएफ। क्या तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो एक सब में कॉमन रहता है ना, तो एचसीएफ कितना आ गया 1 आ चुका है, एचसीएफ बराबर 1। अब लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। दो प्रश्न क्रमांक चौथा है, क्या पूछा है कि एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ ज्ञात करना है 306 657 का एचसीएफ 9 दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। दो क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है एचसीएफ 306 657 बराबर 9, एलसीएम 306 657 बराबर ज्ञात करना है। दो हमने प्रश्न क्रमांक दूसरे में एक सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। एक सूत्र पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। दो संख्याएं क्या है 306 और 657, इन दोनों का गुणा करेंगे, 306 और 600। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम लिख देंगे गुणित एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो एचसीएफ कितना लिख देंगे 9।
एलसीएम याद करना है, 9 का चला जाएगा बटे में, 9 का चला जाएगा बटे में, तो 306 और 657 के बटे में क्या लिख देंगे 9 बराबर एलसीएम। देखो 6 और 3 9, इन दोनों का योग 9 आ रहा है तो ये 9 से चल जाएगा, 9 से भाग देंगे, 9 ते 27, 30 में से 27 गए, 3 बचे हो गए 36, 6 उतारा तो 9 चुक 36। समझिए ना कैसे काटा, 9 का 30 से आगे नहीं जाए इतना टेबल लो, तो 9 ते 27, 3 बार में आया 3 लिख दिया, कितना बचा 3 बचा, 3 के आगे 6 उतारा होगा 36, 9 चुक 36, गुणा करेंगे किसका 657 और 34 का, क्या जाएगा एलसीएम आ जाएगा। देखो 657 और 34, 4 से करेंगे, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 6 24 25 26, 3 से करेंगे 3 7 21 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 हासिल 1, 3 18 और 1 जोड़ दो 8 3 3 22 338 है ना। या एलसीएम बराबर कितना का 22 338। प्रश्न क्रमांक चौथा भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। देखते हैं क्या प्रश्न क्रमांक 5 में। 5वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दो, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। दो, हमें क्या है 6 की घात n, अगर हम 6 के गुणनखंड तोड़ते हैं, 6 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 गुणित 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणित 3 की घात n। दो 2 गुणित 3 की घात n है। अगर अपने को 0 पर समाप्त होती कोई सी भी संख्या तो क्या आता है वो 5 गुणित 2 होता है। वो क्या होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित 2 हो वो संख्या क्या होती है 0 पर समाप्त होती है। तो क्या लिखेंगे 5 गुणित 2 की घात n वाली संख्याएं शून्य पर समाप्त होती है। चूँकि इसलिए क्या है 6 की घात n में इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणित 3, 2 गुणित 5 गुणित 2 नहीं है तो इसलिए 6 की घात n 2 गुणित 3 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्या होगी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 5 समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 13 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। पहला सवाल लेते हैं, ए बराबर 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। अब देखो ध्यान समझना, ये तीनों गुणे में है और ये अकेला है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 है, तो इन दोनों में हम प्लस में क्या 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणित 11। ठीक, प्लस ये कितना बचेगा 1। यहाँ से 13 कॉमन है, 13 हट गया, 7 गुणित 11 बचा, प्लस 13 एकम 13 1 बच गया। इन दोनों को गुणा करके जोड़ेंगे। देखो 13 कितना हुआ 11, पहले गुणा होता है उसके बाद जुड़ता है, तो 1177 प्लस 1, 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 78। अब मैंने पहले ही बताया था आपको कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें किसी का भी भाग ना जाए, सिर्फ स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए। यहाँ पे अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं, अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो वो उस संख्या में 13 का भाग जाएगा। किसका 13 का। सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा इसी, तो क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। तो क्या लिखेंगे हम, देखो एक अभाज्य संख्या है, क्या है भाज्य संख्या, सॉरी क्या है एक, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि
इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य गुणनखंड है। अन्य गुणनखंड है, 13 भी है, 2 भी है ना। तो उम्मीद है आपको प्रश्न ए वाला समझ में आया होगा। अब इसे अपन लेते हैं बी। देखो बी बराबर क्या लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, फिर प्लस में क्या है 5 2। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, क्या उभयनिष्ठ लेंगे, 5 उभयनिष्ठ लेंगे। 5 उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बचेगा, देखो 7 6 4 3 2 1 प्लस 5 में से अपन ने कॉमन ले लिया 5 को, तो कितना बचा, 1 बचा। अब इनका गुणा करेंगे, देखो 2 3 6 6 चुक 24, ठीक 24 और ये कितना होगा 42, 24 और 42 का गुणा करेंगे, 2 चुक 8 2 3 4 4 चुक 16 4 2 8 9 8 6 4 10 9 1 10, कितना होगा 1008 में कितने जोड़ेंगे 1, ये कितना है बाहर 5, 1008 में 1 जोड़ा तो 1009, कितना है 1009। अब 1009 का अपन 5 में गुणा करेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, जो भी आएगा उसमें 5 से तो भाग चले जाएगा, ठीक है ना। कैसे, देखो मैंने लिखा 6, क्या लिखा 6, तो 6 को अपन क्या लिखेंगे 2 गुणित 3, क्या है 6 है और इसे हमने लिख लिया 2 गुणित 3। तो इस 6 को मैं अब भाज्य संख्या कह सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 6 में 2 का भाग चला जाता है, 3 का भाग चला जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे कोई सी भी संख्या में, इन दोनों का अगर गुणा करेंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगी उसमें 5 का भाग जाएगा, सही 1009 का भी भाग चला जाएगा, तो वो क्या हो गई, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो क्या लिखेंगे, यह एक इसलिए भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य कितने, 1 और 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, कितने 2 गुणनखंड है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 6 भी समझ में आ गया होगा। लास्ट सवाल लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7 और हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। 7वां सवाल और लास्ट सवाल लेते हैं। क्या है प्रश्न में पूछा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है, सोनिया स्त्रीलिंग लगाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो आपके स्कूल में खेल का ग्राउंड है, कितना ग्राउंड है, खेल का ग्राउंड होगा आपके स्कूल में। अगर आप गोल गोल चक्कर लगाते हैं उस ग्राउंड का, है ना, तो एक लड़की है सोनिया, वो उस चक्कर लगाती है, पूरा एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। कितने मिनट में, 18 मिनट में सोनिया चक्कर लगाती है। रवि एक नाम का लड़का है, उसे कितने मिनट में, 12 मिनट में कवर कर देता है, मतलब 12 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। तो वो दोनों एक ही स्थान से भागना प्रारंभ करें, मतलब दौड़ना, तो वो कितने मिनट बाद वापस से एक ही स्थान पे, वापस जहाँ से शुरू किया था वहीं पे मिलेंगे, कितने मिनट बाद दोनों क्या प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो कौन है, सोनिया, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, कितने मिनट में, 18 मिनट में लगाती है। दूसरा कौन है, रवि, रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, ठीक, कितने मिनट लगाता है, 12 मिनट लगाता है। तो दोनों जब एक ही स्थान पे मिलेंगे तो वो समय क्या रहेगा, 18 और 12 का एलसीएम होगा, क्या होगा,
एल भी 18 और 12 का एलसीएम होगा। तो क्या लिखेंगे, वे दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम 18 और 12 मिनट है ना के बाद मिलेंगे। ये फ़ायदा रहता है गणित का, हम इससे गणनाएं कर सकते हैं। ठीक, तो 18 का और 12 का एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे 2 नम 18, 2 छंग 12, 3 से करेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 2 बचा, 2 से कर लिया 1 आ गया। इनका गुणा कर लेंगे तो एलसीएम बराबर क्या जाएगा, 2 3 2 3 कितना आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36 मिनट। 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको प्रश्नावली 1.1 पूरी अच्छे समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।